फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है और इसकी लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब बताओ मैं क्या पढ़ना है भाई, बताओ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया। पहले हम क्या पढ़ेंगे, स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर हम क्या पढ़ेंगे, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर हम क्या पढ़ेंगे, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है बात। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या बोलता है भाई, ये बोलता है, बोलो भाई, कि कोई इसकी भाई सबसे जो पहली डेफिनेशन थी पता क्या थी, वो थी कि कोई भी परपेचुअल मशीन बनाना क्या है, इम्पॉसिबल। भाई परपेचुअल मशीन क्या होती है, जो मशीन बिना कोई एनर्जी कंज्यूम किए काम करती रहे। ऐसी कोई मशीन दुनिया में भाई जो बिना एनर्जी कंज्यूम किए काम करती रहे। भाई समझ गए बात, ऐसी कोई मशीन नहीं है। ठीक है, हर एक मशीन में कुछ ना कुछ आपको फ्यूल सप्लाई करना पड़ता है, कोई एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ती है, वो एनर्जी कंज्यूम करती है और फिर क्या करती है, वो वर्क करती है। इजंट इट? या भाई जो इसकी मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन है हम वही पढ़ लेते हैं। ये बताओ क्या बोलती है, मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन ये कहती है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा को बिना तो हम क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं ना, इसको भी हम पैदा कर सकते हैं। समझो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। नहीं समझे बात भाई? अरे आपने पढ़ा हो ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होता है। वो कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड इनटू it can only be converted from one form to another form। समझ गए बात भाई? आप इसको सिर्फ इसकी एक जो भाई फॉर्म है उससे दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ये क्या हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, यही हमारा क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और एक बात और भाई, इसमें एक एक्सटेंशन होती है किसकी भाई, आइंस्टाइन की। क्योंकि बाद में पता लगा भाई कि एनर्जी खत्म हो सकती है, लेकिन वो किस में कन्वर्ट होती है, मास में। और मास किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी। पता होगा ना आपको भाई, न्यूक्लियर रिएक्शंस में मास क्या होता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है ना भाई। तो इसीलिए एक तो क्या था हमारे पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि फर्स्ट लॉ को रिप्रेजेंट करता है। एक क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। भाई मास ऑफ रिएक्टेंट्स will always, sum of masses of reactants will always be equal to the sum of the masses of products। बोलो भाई, रिएक्टेंट्स का मासेस का सम हमेशा क्या होगा, प्रोडक्ट्स के मासेस में क्या होगा, बराबर होएगा ना। इसमें क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लेकिन ना तो ये क्या रहा पूरी तरह से वैलिड, और ना ही पूरी तरह से वैलिड क्या रहता है कि एनर्जी क्या रहती है। तो अरे भाई पता होगा ना आपको, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। इससे क्या मालूम होता भाई कि एनर्जी और मास तो आपस में इंटरकन्वर्टेबल। तो भाई तो मोर इंक्लूसिव डेफिनेशन क्या होती है फर्स्ट लॉ की, बोलो भाई, एनर्जी मास, सम ऑफ एनर्जी एंड मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। बोलो भाई, सम ऑफ एनर्जी एंड मास, एनर्जी मास सम इज ऑलवेज कांस्टेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। बोलो भाई, हर एक तरह की प्रोसेस में, रिएक्शन है कुछ भी भाई, एनर्जी और मास का सम क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन भाई फिलहाल हम क्योंकि न्यूक्लियर पर्सपेक्टिव में बात नहीं कर रहे, तो हम सिंपली क्या बोले, अरे भाई जो हमारी जो क्या बोलते हैं, जो सिंपल डेफिनेशन होती है फर्स्ट लॉ की, कि सिर्फ एनर्जी क्या रहेगी हमेशा कांस्टेंट। एनर्जी ना तो क्या हो, नष्ट हो, ना एनर्जी क्या हो, पैदा हो। हम सिर्फ यही पढ़ लेते हैं। आगे नहीं आपको ये, अरे बोलो भाई। और भाई आपको पता हो, जो हेल्महोल्ट्ज़ थे ना, उन्होंने 1847 में भाई ये बात बताई थी। क्योंकि ये आपको पता है, क्योंकि भाई मशीनों की बहुत ज़रूरत थी जो बिना एनर्जी कंज्यूम किए काम करती रह सके। ठीक है बात भाई, दुनिया क्या सोच रही थी
कि ऐसी मशीन बनाऊंगा बोलो भाई कि जो बिना एनर्जी कंज्यूम के काम करते रहेगी। बात आपको पहले पड़ी है ना, वो क्या था, वो किसने बोला था वो, अरे वो एक भाई पॉलिटिशियन ने क्या बोला था कि ऐसी मशीन बनाऊंगा कि यहाँ से आलू डालो, यहाँ से क्या निकलेगा भाई, सोना। हालांकि वो भाई वो वैसे मजाक बना दिया, ठीक है, उसका कहने का मतलब क्या था भाई, ठीक है भाई। देखो हर एक पॉलिटिकल पार्टी को दूसरी पार्टी को वही एक तरह से डिफेम करने में, उनके जो भी क्या बोलते हैं नेता होते हैं उनको भाई डिफेम करने में उनको भाई मज़ा आता है और उनको भाई पॉलिटिकल गेन होता है, ठीक है। हाँ उन्होंने भाई राहुल गांधी ने, ठीक है, हालांकि मैं राहुल गांधी मैं भाई राहुल गांधी की पॉलिटिक्स का बिल्कुल फैन नहीं हूँ, ठीक है, बल्कि मैं आपको बताऊँ भाई, ठीक है, मतलब जो भाई मुझे सर तो भाई राहुल गांधी भाई, अरे भाई क्या बोलते हैं अच्छा प्रधानमंत्री बनने के काबिल नहीं, मेरा पर्सनल ओपिनियन ही, ठीक है। और कांग्रेस भाई देश हित में कोई भी काम नहीं करती, ये देश विरोध में बहुत सारे काम करती, खैर ठीक है। लेकिन मेरे कहने मतलब ये है, लेकिन ये बात भाई बीजेपी वालों में गलत थी, ठीक है। राहुल गांधी ने ये बात बोली थी मेटाफोरिकली कि भाई ऐसी मशीन बनाओ कि भाई मैं यहाँ पर ऐसी इंडस्ट्रीज लेके आऊँगा, ठीक है, कि भाई आपका जो आलू है, समझ गया, तो आप उसके भाई चिप्स बना के, समझे बात भाई, मतलब आप उसको एक तरह से सोने में, जैसे नहीं मिट्टी का सोना बनाना, मिट्टी से भी सोना उपजाना, क्या मिट्टी से भी सोना उपजता है क्या कभी? लेकिन जो गेहूँ उपजता है उस गेहूँ को बेच के आप भाई चीज़ें खरीद सकते हो, इवन उससे सोना भी खरीद सकते हो। तो ये मेटाफोरिकली बोला था कि भाई ऐसी मशीन बनाऊंगा कि यहाँ से आलू डालो और यहाँ से सोना निकलेगा। लेकिन भाई सिर्फ ये बात पकड़ के बीजेपी वालों ने, और भाई क्या नहीं, या भाई ये बात नहीं कही, अच्छा मुझे भाई ये मुझे पता नहीं, हो सकता है सब भाई, ठीक है। लेकिन भाई ये जो था ना राहुल गांधी, ये उसके बेचारे पर खाम खाओ पर थोप दिया कि ऐसी मशीन बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं भाई, तो जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी ना पहले, वो ये मानते थे कि ऐसी मशीन बनाऊंगा कि उसमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी और लगातार काम करती रहेगी भाई। लेकिन ऐसी मशीन बनी नहीं, जैसे भाई सोना बनाने वाली मशीन नहीं बनी ना, जैसे आलू से, जैसे भाई जैसे आलू से सोना बनाने वाली मशीन नहीं बनी, वैसे ही भाई ऐसी मशीन भी नहीं बनती। और लास्ट में भाई हेल्महोल्ट्ज ने बोल दिया कि भाई इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए परपेचुअल मशीन, कि भाई कोई ऐसी मशीन बनाना क्या इम्पॉसिबल है जो लगातार काम करती रहे बिना एनर्जी कंज्यूम किए। बात आपको पहले पड़ गई, नहीं तो भाई साइंटिस्ट क्या मान रहे थे, सब क्या बोलते थे कि ऐसी मशीन बनाऊंगा, ठीक है। आपको ना पता भाई परपेचुअल मशीन के ऊपर बहुत काम हुआ था, समझ गया, तो बहुत सारे आप पढ़ोगे ना, आज भी बहुत सारे लोग इस बात के ऊपर बिलीव करते हैं कि परपेचुअल मशीन बनाई जा सकती है। और मैं कह भाई ना बने, क्या पता पॉसिबल हो भाई, साइंस में हम कभी भी क्या नहीं बोलते कि ये चीज़ क्या है इम्पॉसिबल, समझ गया बात। लेकिन फिलहाल भाई क्या लगता है ये इम्पॉसिबल, ठीक है, फर्स्ट लॉ इसका वायलेट करता है। लेकिन आज भी बहुत सारे इंसान वही एक परपेचुअल मोशन के लिए वही नहीं है कि एक पहिया जो लगातार घूमता ही रहे, अनंत काल तक घूमता रहे, वही इसकी ट्राई कर रहे हो, ठीक है बात, ओके नहीं आएगा आपको, अरे बोलो भाई, ठीक है। तो बताओ भाई, तो लेकिन भाई हेल्महोल्ट्ज बता कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ओके। और मैं आपको बताऊं एक बात और देखी गई, ठीक है, कि जब भी बताओ क्या होता है, उन्होंने एक बात देखी भाई, जहां कहीं भी हीट क्या होती है, जहां कहीं भी क्या होता है, कुछ वर्क होता है ना, वहां पर हमेशा होती है हीट क्या होती है, प्रोड्यूस। और कहीं भी वर्क, अरे भाई कहीं पर उस टाइम पे क्या था, क्योंकि उस टाइम मेन क्या था भाई, हीट और वर्क का क्या था, इंटर कन्वर्जन। तो भाई कहाँ जहां भी क्या होता है वर्क होता है, वहां पर हमको कोई ना कोई हीट की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। तो भाई मैं आपको बताऊं, जूल ने 1840 से 1888, बोलो भाई, जूल ने ये बताया कि जो मैकेनिकल वर्क होता है, जब भी क्या होता है वर्क होता है तो हीट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है ना। जूल ने क्या बोला भाई, जब भी क्या होता है वर्क होता है तो क्या होता है, हीट क्या होगी, प्रोड्यूस। उन्होंने ये बताया भाई कि जो वर्क है वो हीट प्रोड्यूस्ड के प्रोपोर्शनल होता है। ये फॉर्मूला बताया भाई कि वर्क डन इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल, मैकेनिकल वर्क, अरे कोई भी जो मशीन होती है ना,
उसमें क्या होता है, मैकेनिकल वर्क इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू हीट प्रोड्यूस्ड, और जब आप इसको हटाओगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को, तो हमारे पास क्या आएगा, इक्वल्स टू का साइन आएगा भाई। और जो ये जे होता है इसको हम क्या बोलते हैं, जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। अरे इस जे को हम क्या बोलते हैं, जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ठीक है। और इसकी बताओ वैल्यू क्या होती है, 4.184 जूल। पता होगा ना आपको, अरे नहीं पता आपको, अरे कैलोरी नहीं आया ना आपको समझ। अच्छा बताओ, अगर हम ये कह दें, चलो आप ये मान लो भाई, ठीक है, बोलो भाई, कहाँ पर गया, ठीक है, आप ये मानो कि ये जो हीट और वर्क की जो क्या होती है इक्विवेलेंस, आप ये मानो कि क्यू मान लिया क्या है, क्यू मान लिया क्या भाई, हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क, बोलो भाई। और बताओ क्यू डैश क्या है, बोलो भाई। अगर हम सेम अमाउंट ऑफ वो क्या करते हैं भाई, वर्क करते हैं, तो बताओ भाई, तो क्यू डैश क्या है, हीट प्रोड्यूस्ड, इजंट इट। तो आप ये बताओ भाई, अगर क्यू और क्यू डैश आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब बताओ क्या है भाई, या तो एनर्जी क्या होगी, डिस्ट्रॉय होगी, या एनर्जी तो क्या होगी भाई, प्रोड्यूस होगी। समझ गई बात। यानी हीट में और वर्क में हमेशा बताओ क्या रहेगा, एक इक्विवेलेंस रहेगी भाई। हालांकि आगे आपको मालूम पड़ेगा भाई कि ये बात पूरी तरह ठीक भी नहीं होती, क्योंकि आपको पता होगा ना, अरे भाई आपको पता होगा ना, क्योंकि सारे की सारी जो हीट होती है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं होती। कुछ हीट क्या हो जाएगी बताओ, अरे क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, है ना। अरे ड्यूरिंग फ्रिक्शन और चीज़ों के अंदर आप आगे पढ़ाएंगे, ओके। लेकिन बेसिक आपको बात आपको मालूम पड़ेगी भाई। बताओ क्या होगा कि आप कभी भी हीट और वर्क को, सॉरी, कभी भी आप कोई ऐसी मशीन तैयार नहीं कर सकते तो क्या करें बताओ भाई, जो बिना एनर्जी कंज्यूम किए वर्क कर सके, है आपको भाई, ठीक है, इम्पॉसिबल है। अच्छा अब हम देखते हैं, अब हम इसका ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसका हम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन चेक करते हैं कि मैथमेटिकली आप इसको भाई कैसे डिराइव कर सकते हो, ओके। आप ये मान लो भाई, साइलेंस भाई, आप ये मान लो कि हमारे पास, आप ये मान लो कि हमारे पास एक सिस्टम है, सिस्टम भाई, ठीक है। अब बताओ इस सिस्टम में क्या इंटरनल एनर्जी होएगी ना। मान लिया इसकी इनिशियल इंटरनल एनर्जी क्या है, E1, क्या है, E1। अब आपने भाई ये मान लो इसके ऊपर, इसको आपने भाई क्यू हीट सप्लाई कर दिया आपने, इसको कितनी भाई, आपने इसकी भाई, इसको आपने क्यू हीट सप्लाई कर दी, तो बताओ इसकी एनर्जी अब बताओ क्या हो जाएगी हमारे पास, बोलो भाई, E1 प्लस क्यू हो जाएगी भाई। भाई टोटल सिस्टम है भाई, हमारे पास एक सिस्टम है, उसकी इंटरनल एनर्जी मैंने क्या मान ली, किसके अंदर भाई, टोटल एनर्जी जो क्या बोलते हैं स्टोर्ड है वो कितनी है, E1। यानी कि E1 मतलब क्या है, इनिशियल इंटरनल एनर्जी। फिर आपने इसके ऊपर क्या किया बताओ, क्यों आपने इसको गर्म कर दिया, क्यों हीट आपने इसको सप्लाई कर दी, तो इसकी एनर्जी तो क्या हो जाएगी टोटल, क्यों भी क्या होती है, एक तरह की एनर्जी होती है भाई। तो ये हीट इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगी ना। क्या आ गया मेरे पास, E1 प्लस क्यू। अब ही मानो भाई, अब आपने इस पिस्टन को प्रेस भी कर दिया ऊपर से, आपने इसमें वर्क भी कर दिया भाई, तो वर्क भी क्या होता है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी। पिस्टन आपने प्रेस भी कर दिया, अब बताओ इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, E1 प्लस क्यू प्लस में क्या आ गया, W, वर्क, इजंट इट। तो E1 प्लस क्यू प्लस W। तो मैं ये मान सकता हूं भाई कि ये क्या है, इनिशियल सिस्टम की एनर्जी क्या है, इनिशियल स्टेट में एनर्जी क्या है, E1, और फाइनल स्टेट में इसके पास इंटरनल एनर्जी क्या बनी, बताओ भाई, E2 होगी ना। बोलो भाई, तो E2, तो इस सारे को मैं क्या बोल सकता हूँ, E2, यानी कि फाइनल इंटरनल एनर्जी। तो क्या मेरे पास, E2 विल बी इक्वल टू E1 प्लस क्यू प्लस W। तो E1 आपने साइड फेंकी हो, क्या है मेरे पास, तो E2 माइनस E1 मेरे पास क्या आ गया, क्यू प्लस W आ गया भाई, इजंट इट। अब E2 माइनस E1 क्या होता है, डेल्टा ई, इंटरनल एनर्जी चेंज। तो अब आप समझे आप भाई कैसे आप इंटरनल एनर्जी चेंज निकाल सकते हो बिना E1 और E2 कैलकुलेट, कैसे भाई,
क्यू प्लस डब्लू, यानी जितनी आपने सिस्टम क्या किया है, जितना आपने सिस्टम को क्या किया बताओ भाई, हीट सप्लाई की है, नहीं आपको आया? अरे बोलो भाई, तो E2 माइनस E1 क्या, डेल्टा E, वो तो क्या है मेरे पास, अरे बोलो भाई, तो डेल्टा E मेरे पास क्या आ गया, क्यू प्लस डब्लू, क्यू प्लस डब्लू आ गया ना। अब बताओ डब्लू क्या होता है, नहीं पहले आप ये बताओ, यहां पर ये बताओ क्या हमारे पास, बताओ भाई, अरे बोलो भाई, यहां पर डब्लू वो क्या है, क्या था, कंप्रेशन का, यहां पर डब्लू कैसा भाई, कंप्रेशन का। लेकिन हम किस बात में इंटरेस्टेड हैं कि भाई हम सिस्टम को हीट सप्लाई करें और सिस्टम से वर्क करवाएं, ना कि सिस्टम पे वर्क करें, इजंट इट? भाई हम किस बात के अंदर इंटरेस्टेड हैं बताइयो भाई, सिस्टम से पहले तो क्यों बताओ मेरे पास क्यों क्या, बताओ इसको आप एक काम करो, रीअरेंज करो, वो तो क्यों मेरे पास क्या आ गया, आपको ही पता लग जाएगा कि हीट सप्लाई क्या होना है। तो क्यू विल बी इक्वल टू क्या है मेरे पास, डेल्टा ई माइनस क्या आ गया, डब्लू आ गया ना भाई, माइनस क्या आ गया, डब्लू। अब बताओ हम इस बात में भाई इंटरेस्टेड हैं कि हम सिस्टम को हीट सप्लाई करें और सिस्टम काम करे, अरे इंजन की तरह, नहीं है क्या आपको? तो डब्लू होता क्या है, पी डेल्टा वी। अब डब्लू होता क्या है भाई, पी डेल्टा वी होता है ना। लेकिन अगर एक्सपेंशन का वर्क है, या तो आप एक काम करो भाई, या तो आप एक काम करो, ठीक है, कि बताओ क्या करो आप, बोलो भाई, नहीं है क्या आपको, अरे भाई आपको नहीं पहले पड़ा क्या, एक काम करो, या तो आप जो पी डेल्टा वी होता है ना, आप उसके ऊपर क्या यूज कर लो, एक्सपेंशन या कंप्रेशन। तो मेरा फॉर्मूला, मेरे पास क्यू का फॉर्मूला क्या है, क्या भाई, क्यू प्लस, तो पहले कम करते हैं, पहले में देखते हैं भाई कि इंटरनल एनर्जी कैसे बदलेगी। ठीक है, देखो आप बिना अब यहां से कि नई टर्म आ गई, इंटरनल एनर्जी चेंज, यानी बिना आप E2 और E1 निकाले आप क्या कर सकते हो भाई, चेंज कर सकते। कैसे, अगर आपने किसी सिस्टम के ऊपर वर्क भी कर दिया और हीट भी सप्लाई कर दी, तो वर्क जो किया आपने वो भी आपने मेजर कर लिया, और जो आपने हीट सप्लाई किया आपने वो भी मेजर कर ली, तो उन दोनों का सम ही क्या होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज, क्यू प्लस डब्लू। और वो तो डब्लू क्या होगा, कंप्रेशन के लिए डब्लू तो क्या होगा, पी डेल्टा वी आएगा भाई, यहां पर करो तो क्यू प्लस पी डेल्टा वी, इजंट इट? ये क्या डेल्टा ई आएगा, इजंट इट? लेकिन भाई हम इंटरेस्टेड है तो किसमें, क्यू में, तो क्यू क्या है मेरे पास, डेल्टा ई माइनस डब्लू आ गया। अब बताओ बात किसी कंप्रेशन की एक्सपेंशन की, बात भाई किसकी, कंप्रेशन की कि एक्सपेंशन की? अगर बात किसी एक्सपेंशन की, कि हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि हीट का क्या होता है, भाई यहां पर मैं चेक कर रहा था डेल्टा ई की टर्म्स में, यहां पर चेक कर रहा हूं कि हीट का क्या होता है, बोलो भाई। तो अगर आपने भाई एक्सपेंशन वर्क तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, माइनस पी डेल्टा वी। तो क्यू मेरे पास क्या बताओ भाई, तो डेल्टा ई माइनस डब्ल्यू क्या होगा, वर्क ऑफ एक्सपेंशन क्या होता है, पी डेल्टा वी होता होगा, लेकिन एक्सपेंशन क्या, माइनस पी डेल्टा वी, तो माइनस पी डेल्टा वी। तो डेल्टा तो क्यू क्या है मेरे पास, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। तो ये मेरे पास क्या होता भाई, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, कि भाई जब आप हीट सप्लाई करते हो किस सिस्टम को, तो उस हीट का क्या बनता है बताओ भाई, डेल्टा ई, ये क्या उसकी इंटरनल एनर्जी, और ये क्या होता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क। यानी जब आप किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करते हो तो वो हीट क्या करती है, पार्शियली कहाँ इस्तेमाल हो जाएगी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को रेज करने में, और पार्शियली सिस्टम जो वर्क कर रहा है वो वर्क करने में। मान लिया भैया आपने मान लिया क्यों कितना 100 और ये मान लिया कितना है 80, तो ये क्या हो मेरे पास भाई 20। यानी अगर आपने भाई सिस्टम को 100 हीट सप्लाई की, ठीक है, तो 80 हीट अगर क्या कहाँ इस्तेमाल होगी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, तो 20 हीट कहाँ जाएगी, प्रेशर वॉल्यूम
वर्क में। और ये आपको इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नहीं आया क्या आपको भाई? अरे मेरे पास आया क्या था, ये आया था क्यू प्लस डब्ल्यू। इसको आप क्यू के लिए क्या करो रेंज, तो डेल्टा ई माइनस डब्ल्यू आ गया भाई। अब अगर मैं कंप्रेशन में मैं भाई इंटरेस्टेड हूँ एक्सपेंशन में कि हम हीट सप्लाई करें और देखिए क्या होता है भाई, हम हीट सप्लाई करें और देखें वर्क कैसे मिलता है हमको भाई। तो वर्क कैसे आएगा हमारे पास, बोलो भाई। तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, माइनस पी डेल्टा वी, माइनस माइनस क्या है प्लस। तो ये क्या है, पॉपुलर फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है भाई। और मैं आपको बताऊँ ये सिर्फ और सिर्फ थर्मो में नहीं, ये हमारी भाई डेली लाइफ में भी काम करता है। कईयों का भाई वेट नहीं बढ़ जाता, बॉडी वेट भाई, कई इंसानों का बॉडी वेट बहुत बढ़ जाता है। तो ये कहते हैं कि हम तो पानी पिए तो वो तो हमको हमारा तो वो भी वेट बढ़ाता है, ठीक है। वो कहते हैं ना, ऐसे बोलते हैं भाई ध्यान रखो कि आप कभी भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इंसान वायलेट नहीं कर सकते भाई। कैसे, अब तो हमारा बॉडी वेट क्यों बढ़ता है, अरे भाई यहाँ पर ये हालांकि ये भाई एक तरह का वर्क है ना, मैं इसको मेटाफोरिकली आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्यों क्या है ये क्या है, हीट एब्जॉर्ब्ड, इसको आप मान लो एनर्जी, यानी जितनी एनर्जी हम डेली लेते हैं, जितनी एनर्जी हम डेली कंज्यूम करते हैं, वो कुछ तो कहाँ इस्तेमाल होती है, हमारी इंटरनल एनर्जी, यानी हमारे अंदर जो क्या फैट स्टोर्ड है उसको बढ़ाने में, और कुछ भी बताओ क्या, वर्क करने में, ठीक है। तो अगर मान ले भाई, अगर आप जितनी एनर्जी लेते हो वो सारा क्या कर दो, वर्क कर दो, तो आपकी इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट, वो नहीं बदलेगी भाई। अरे बोलो भाई, डेल्टा क्या आएगा आपके पास में, यानी आपकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, वो बढ़ेगी नहीं, इजंट इट भाई। क्या आपने मान लिया, आपने दिन में लिया आपने 3000 कैलोरी और आपने 3000 कैलोरी वर्क कर दिया, तो आपकी इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ेगी, आपका बॉडी वेट क्या रहेगा, फिक्स। लेकिन आप भाई कैलोरी ले रहे हो आप 3000 और काम कर रहे हो आप भाई 2000, तो 1000 का इस्तेमाल हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। हमारी इंटरनल एनर्जी को बोलो भाई बढ़ाने में हमारे अंदर भाई फैट स्टोरेज स्टार्ट हो जाएगी, इजंट इट। तो सिंपल है कि भाई जिसको भी क्या करना हो, वेट कम करना हो, उसे क्या करना चाहिए, तो उसे डाइटिंग नहीं, ठीक है बात। क्योंकि डाइटिंग से क्या होता है, आपका जो क्या है मेटाबॉलिज्म, वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि आप न्यूट्रिशन नहीं लेते भाई, तो आपकी बॉडी एनर्जी क्या करती है, कम इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म रखो हाई, क्यों, ताकि बॉडी एनर्जी कंज्यूम ज़्यादा करे और फिर एनर्जी कम लो। लोग क्या करते हैं भाई, डाइटिंग करते हुए मान लिया भाई वो 3000 कैलोरी ले रहे हैं, ठीक है, एकदम से क्या आ जाएंगे, वो 1000 कैलोरी पे आ जाएंगे। होता ना ऐसा भाई, शुरुआत में उनका वेट घटेगा, फिर घटना रुक जाए, क्यों, क्योंकि उनकी बॉडी में भाई 1000 ही खर्च करने लगी, उनकी बॉडी ऐसे अडेप्ट होगी, वो बल्कि 800 कैलोरी में काम चलाने लगी। अब नहीं बात आपको पहले बड़ी, पहले वो 3000 में से क्या था, बोलो भाई 2000 खर्च किया करता, 1000 कैलोरी स्टोर होती थी, ठीक है। अब उसने क्या कर दिया, उसने एकदम से क्या किया भाई, अपनी कैलोरी इनटेक क्या कर दी 1000, तो भाई शुरुआत में तो उसकी बॉडी क्या करेगी, 2000 ही खर्च करेगी, तो क्या होगा, उसका बॉडी वेट कम होता जाएगा। लेकिन भाई कुछ समय बाद उसकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा और उसकी बॉडी 800 खर्च करने लगी, तो अब 200 फिर से क्या हो गया, बचने लग गया भाई। तो काम ऐसा करो कि आपकी बॉडी जितनी कैलोरी खर्च करती है, वो कैलोरी खर्च तो करती है तकरीबन उतनी ही, और तब इनटेक कम करो भाई। और ये कब होता है कि आपने न्यूट्रिशन कम नहीं करना होता, क्या, अरे भाई मैं कोई न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको जो रूल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, क्योंकि इनको कोई भी वायलेट नहीं कर सकता। इसलिए क्या होता है भाई, जो मोटे इंसान होते हैं वो शुरुआत में क्या होगा, अपना क्या करते हैं भाई, अरे भाई शुरुआत में उनका कुछ वेट कम होएगा 1-2 महीने, फिर क्या हो जाएगा, बिल्कुल वो रुक जाएगा भाई, होता ना ऐसा, बल्कि फिर क्या होगा, बढ़ने लग जाएगा दोबारा से। ओके, आगे आपको, तो भाई इसके लिए क्या होता है, आगे आप पढ़ोगे, होता है एडियाबैटिक मोड। क्या भाई, उसमें क्या होता है, अगर बाहर से कोई हीट ना जाए तो वर्क पता है किसी कॉस्ट पे होता है, इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे। तो भाई अगर आप बाहर से एनर्जी कम लोगे भाई और वर्क करते रहोगे, तो वो सारा किस कॉस्ट पे होगा, आपकी इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे, आपका बॉडी वेट कम होने लग जाएगा। तो याद रखो थर्मोडायनेमिक्स जो है ये वेट लॉस में क्या बहुत भाई हेल्पफुल है। कोई भी बोले ना कि क्या बोलते हैं, मैं तो खाना महीना भी खाऊं तो भी मेरा वेट बढ़ता रहता है, वो झूठ बोल रहा है भाई। उसका मतलब बोले भाई क्या तुम प्रकाश संश्लेषण पे जिंदा रहता है क्या, नहीं बात आपको पहले बड़े कि पानी पीता तो सिर्फ भाई
और हवा से भाई क्या ले, कार्बन डाइऑक्साइड और भाई अपना खाना बना लेता है, ऐसा तो है नहीं। दूसरी बात, तो थर्मोडायनेमिक्स को भी क्या कर सकता है, तो भाई थर्मोडायनेमिक्स को तो वायलेट नहीं कर सकता भाई। इसका मतलब यह है या तो भाई वो इंसान छुप छुप के भाई जलेबियाँ खा रहा है, ठीक है, लाडू जलेबी खा रहा है खूब सारी, ओके, और या फिर भाई उसकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म क्या होगा, बहुत क्या गया है, कम आ गया है, ठीक है। तो उसको भाई उसको ये तरीके सोचने चाहिए कि वो बॉडी का मेटाबॉलिज्म कैसे अप कर सकता है, ओके। आगे नहीं आपको ये, अरे बोलो भाई, ठीक है। तो आगे आपको ही भाई, और ये मैंने आपको पढ़ाई दिया, E = MC²। अब हम क्या पढ़ते हैं, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ध्यान रखियो हमारे पास दोनों तरह के आगे हैं रूल्स। अच्छा बताओ भाई, यहां से नहीं है, दो टर्म्स और आती हैं, बताओ क्यों, कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्या है हमारे पास, क्यों डेल्टा E प्लस P डेल्टा V है ना। तो जो ये हीट है, अब यहां से दो थर्मोडायनेमिक टर्म्स और डिफाइन होती हैं। एक तो कौन सी, इंटरनल एनर्जी चेंज, और एक क्या होती है, इंथैल्पी चेंज। क्या भाई बताओ, इंथैल्पी चेंज क्या होएगा। अब अगर को, अब ये प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, तो अगर कोई सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करे, तो बोलो भाई, तो हीट एब्जॉर्ब हो या हीट क्या हो, रिलीज एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये सारी टर्म आपने यूज करनी पड़ेगी ना। बोलो भाई, तो क्या पी क्या आएगा मेरे पास, बोलो भाई, इसको हम क्या बोलेंगे, तो क्या पी मेरे पास क्या, तो भाई इसमें क्या बोलेंगे, डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, इसको हम क्या बोलेंगे, क्यू पी। और क्यू पी का नाम क्या होता था फिर, तो हीट एब्जॉर्ब्ड और रिवॉल्व्ड एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होती है, डेल्टा H, यानी कि इंथैल्पी चेंज। समझ गए बात। और सिमिलरली तो क्या हो भाई, अगर प्रेशर क्या हो, अगर वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट, तो डेल्टा V क्या हो जाएगा, जीरो। अगर V2 V1 क्या बराबर है, तो डेल्टा V क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्या तब, तो क्यू V मेरे पास क्या बताओ भाई, डेल्टा, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी चेंज। तो बताओ भाई, इंटरनल एनर्जी चेंज तो क्या होता है, अरे भाई चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो क्या होता है, सिंपली बताओ भाई, हीट एब्जॉर्ब्ड और हीट रिलीज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और इंथैल्पी चेंज क्या होता है, अरे इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, इंथैल्पी। इस टर्म को हम बताओ क्या बोलते हैं, इंथैल्पी। बताओ क्या मेरे पास ये, अरे भाई एच क्या होता है यहाँ पर भाई, अरे आप इसको बना लियो, ई प्लस पी डेल्टा वी, क्या हो जाए हमारे पास ये, ई प्लस पी डेल्टा वी, नहीं समझे बात हो, सॉरी, E2 माइनस E1 प्लस P इंटू V2 माइनस V1, नहीं आएगा आपको। तो आप भाई क्या करोगे, तो E2 माइनस, अरे सॉरी, E2 प्लस PV, नहीं बता आपको पहले पड़ गया, पहले बताओ ये आपको मालूम पड़ गया, ये बताओ क्या हमारे पास, अरे भाई ये हमारे पास क्या, डेल्टा मेरे पास क्या आएगी, इंटरनल एनर्जी चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब बताओ भाई, अगर मैं ये कहूँ कि एट कांस्टेंट प्रेशर है, तब बताओ मेरे पास क्या आएगा, इसको बताओ मुझे क्या बोलना है, इंथैल्पी चेंज, इजंट इट। तो बताओ इंथैल्पी मेरे पास क्या आएगी, तो ये है, तो डेल्टा क्या होता है, E2 माइनस E1 हो गया। तो डेल्टा H आपके पास ये है ना, तो डेल्टा H का बताओ फॉर्मूला क्या हमारे पास, डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, इसको आप क्या बोलो, E2 माइनस E1 प्लस P V2 माइनस V1 आया, तो क्या मेरे पास ये E2 माइनस E1 प्लस मतलब क्या आया, PV2 माइनस PV1 आ गया ना भाई। तो क्या मेरे पास, अब यहां से E2 प्लस PV2, बोलो भाई, अब E2 प्लस PV2, और इनमें से क्या कॉमन निकालो, माइनस, क्या गया भाई, तो क्या रहेगा अंदर, E1 प्लस PV1। बोलो भाई, तो बताओ E1 प्लस, तो बताओ मेरे पास डेल्टा क्या है मेरे पास, और सॉरी
E2 प्लस PV2 माइनस E1 प्लस PV1 आ गया ना, नहीं समझे? तो ये क्या H2 नहीं क्या हमारे पास H1, तो H क्या आया E प्लस PV, H मेरे पास क्या है भाई, तो एक नई टर्म आई हमारे पास, वो तो कौन सी, एंथैल्पी, जिसे हम क्या बोलते हैं E प्लस PV, नहीं है आपको भाई? तो डेल्टा H तो क्या है, डेल्टा H तो क्या है, डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, और तो भाई हमारे पास H क्या होता है E प्लस PV, एंथैल्पी, नहीं है क्या आपको भैया? अब बताओ भाई आप, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशंस क्या क्या है, अब आपने ये पढ़ना है, ओके? लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बताओ भाई व्हाट आर द लिमिटेशंस, बताओ भाई। भाई पहली लिमिटेशन तो क्या होती है बताओ, इसने भाई डायरेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं बताया, इसने भैया तो बता दिया, अरे इसने बताओ भाई क्या नहीं बताया कि भाई जो हीट है वो कोल्ड एंड से हॉट एंड की तरफ जाएगी कि नहीं जाएगी, इसने भाई डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस के बारे में कोई भी बात नहीं की, इसने भाई ये बताया कि भाई क्या होती है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का डायरेक्शन क्या होएगा, कि भाई क्या कोल्ड एंड से हॉट एंड की तरफ भी हीट फ्लो कर सकती है क्या। दूसरा इसने तो क्या नहीं बताया, इसने भाई किसी भी प्रोसेस की बताओ, इसने भाई क्या नहीं बताई, फिजिबिलिटी, बोलो भाई क्या, अरे भाई कोई रिएक्शन वायबल है कि नहीं है, कि भाई कोई प्रोसेस क्या है स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, इसने इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि कोई प्रोसेस अपने आप होएगी कि नहीं होएगी, नहीं आपको भाई? और बताओ, इसने बताओ भाई क्या नहीं बताया, और इसने नहीं बताया, और भाई ये क्या कहती है कि एनर्जी, सॉरी इसे क्या कहते हैं, हीट और वर्क क्या होते हैं कंप्लीटली क्या आपस में इंटरकन्वर्टिबल, इजंट इट? भाई इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हीट, जितनी आपने हीट सप्लाई की उतना आपको क्या मिलना चाहिए, वर्क, जितना वर्क करोगे उतना, अरे भाई उतनी वर्क से हम क्या पैदा कर सकते, उतनी ही हीट, तो ये बोलता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता भाई, ऐसी कोई मशीन नहीं होती जिसको आप जितनी हीट दो ना उतना ही वर्क कर दे। हाँ ये पक्का होता है, आप हीट बढ़ाओगे वर्क क्या हो जाए, बढ़ जाएगा, वो कोरिलेशन रहेगी, लेकिन दोनों बराबर नहीं होते, क्योंकि भाई ऐसी कोई मशीन नहीं है जो 100% क्या हो एफिशिएंट, इसलिए क्या होता है हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब आपको पहले पड़ गई भाई। तो ये भी बताओ क्या है इसकी एक लिमिटेशन, आ गई नहीं आपको ये, ठीक है? तो अब इसने वो तो क्या नहीं बताया, इसने तो इसने क्या नहीं बताया डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस, एक इसने क्या नहीं बताया फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस, और एक इसने क्या नहीं बताया बताओ भाई, ये कहता है कि हीट और वर्क आपस में क्या होते हैं पूरी तरह से इंटरकन्वर्टिबल, लेकिन भाई ऐसी कोई मशीन होती जिसमें आप जितने हीट दो ना वो उतना ही क्या कर दे वर्क, हमेशा भाई वर्क डन क्या रहेगा, हमेशा हीट एब्जॉर्ब क्या रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि भाई कुछ एक हीट क्या होगी, वो मतलब नहीं कि हीट खत्म होगी, वो हीट खत्म नहीं होगी, हीट क्या होगी लॉस होगी भाई, वो अरे भाई फ्रिक्शन को खत्म करने में पता होगा ना कुछ चीज़ का, वो जो बाई क्या होते हैं, अरे जो क्या होते हैं बाई प्रोडक्ट्स एक तरह से किसी प्रोसेस के, वो उनमें कंज्यूम होगी। आगे आपको अब बताओ क्वेश्चन, द करेक्ट फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर वर्क ऑफ एक्सपेंशन, बताओ भाई एक्सपेंशन के वर्क के लिए बताओ करेक्ट फॉर्म ऑफ, बताओ क्या होगी हमारे पास, ये Q इज इक्वल टू, बताओ भाई, अरे भाई इसकी बताओ, इसकी जनरल फॉर्म बताओ क्या थी हमारे पास, बोल क्या था हमारे पास, Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा था ना हमारे पास भाई, अरे माइनस डब्ल्यू आया था, डेल्टा E माइनस P डेल्टा V आया था हमारे पास कंप्रेशन के लिए, डेल्टा E माइनस P डेल्टा V, फिर आपने भाई सॉरी डेल्टा E प्लस डेल्टा E माइनस W आया था, अब W क्या होता है एक्सपेंशन के लिए माइनस P डेल्टा V, तो माइनस माइनस क्या हो जाए कैंसिल, तो क्या गया मेरे पास, बोलो भाई कौन सा ऑप्शन है मेरे पास, आ गया ना आपको ये? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है,
मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।